नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी लैब के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अंजू। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं वचन। वचन वैसे देखने में तो बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक लगता है कि वचन ही तो बदलना है, लेकिन है ना, ये व्याकरण का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर बच्चे इस टॉपिक में गलतियां कर जाते हैं। जब हम वचन को परिवर्तित करते हैं तो अक्सर हमसे गलतियां हो जाती हैं। लेकिन आज हम वचन को इस तरीके से समझेंगे कि आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे और वचन परिवर्तन करने में कभी भी कोई भी आपसे कोई गलती नहीं होगी। बस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो वचन क्या होता है? वचन को अगर हम एक शब्द में कहना चाहें तो वचन संख्या होता है, यानी कि संख्या शब्द जो हमारे होते हैं उनकी संख्या बताता है वचन हमारा। तो वचन क्या होता है कि संख्या शब्द के जिस रूप से हमें उसके एक होने का या एक से अधिक होने का बोध होता है उसी को हम वचन कहते हैं। यही हमारी डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़के, नदी, नदियाँ। तो जैसे हमारा ये पहला एग्जाम्पल है लड़का और लड़के। तो लड़का जब हमने शब्द को पढ़ा तो हमें ये समझ में आ रहा है कि लड़का यानी कि कोई एक लड़के के बारे में बात हो रही है, कोई एक लड़का है। जबकि यही उसका जो हमने दूसरा वचन देखा तो ये है लड़के। अब इस शब्द से हमें समझ में आ रहा है कि लड़के शब्द यानी कि इसमें एक से अधिक लड़के हैं, मतलब एक से ज्यादा लड़के के बारे में बात हो रही है। तो संख्या शब्द हमारा एक ही है, लड़का, लेकिन इनके दोनों रूप अलग अलग हैं। एक है लड़का, दूसरा है लड़के, और दोनों रूपों से हमें पता चल रहा है उनकी संख्या के बारे में कि ये हमारे एक लड़के के बारे में बात हो रही है और इस शब्द से कि एक से ज्यादा लड़के के बारे में हमें पता चल रहा है। तो यही हमारा क्या होता है? वचन होता है। नदी और नदियां। अब इस एग्जाम्पल में भी आप देख लीजिए, नदी, नदी से हमें पता चल रहा है कि ये किसी एक नदी के बारे में बात हो रही है, ये नदी की एक संख्या को बता रहा है। जबकि नदियां, नदियां शब्द है तो वो हमें नदी की एक से ज्यादा संख्या के बारे में बता रहा है, यानी कि इसमें कई सारी नदियां हो सकती हैं। नदियां शब्द जो हमें दिया गया है, तो ये हमारे संख्या शब्द एक ही है, जबकि इसके दो अलग अलग रूप हैं, नदी और नदियां। इससे हमें इसके संख्या का पता चल रहा है। यही होता है हमारा वचन। अब देखते हैं वचन कितने प्रकार के होते हैं। वचन दोस्तों वैसे तो हिंदी में दो ही प्रकार के होते हैं, लेकिन संस्कृत में अगर हम बात करें वचन की तो वचन तीन प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन और हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन है ना, अक्सर बच्चे है ना गलती कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि है ना, हिंदी के जो व्याकरण है और संस्कृत की जो व्याकरण है उनकी व्याकरणों में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं उनमें काफी कुछ समानता है। इस समानता के वजह से ही बच्चे अक्सर एग्जाम में गलती कर जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर वचन होते कितने हैं, दो होते हैं या तीन होते हैं। तो बच्चों आप लोगों को ये बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना होगा कि हिंदी में वचन सिर्फ दो ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन यानी कि संख्या शब्द के जिस रूप से हमें उसके एक होने का बोध हो या एक होने के बारे में पता चले उस रूप को हम कहते हैं एक वचन। जैसे लड़का, नदी, चाबी, फूल इत्यादि। जबकि बहुवचन क्या होता? संख्या शब्द के जिस रूप से हमें उसके एक से अधिक, ध्यान रखिएगा बच्चों, दो नहीं बोला मैंने, एक से अधिक होने के बारे में पता चले तो हम उसे कहते हैं बहुवचन। जैसे कि नदियां, लड़के, चाबियां, फूलों, दरवाजे, छाते इत्यादि। ये जो सभी शब्द मैंने अभी बताए, इन सभी शब्दों के का जो ये रूप है, इन रूप से हमें उसके बहुत सारे होने का पता चल रहा है, यानी कि एक से ज्यादा है, एक नहीं है बट एक से ज्यादा है। तो ये क्या हो गए? हमारे बहुवचन हो गए। चलिए अब हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। एक वचन शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी या वस्तु के एक होने का बोध हो उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे चाबी, गद्दा, नदी, दरवाजा आदि। और अब दूसरा है बहुवचन। बहुवचन की क्या परिभाषा है? शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी या वस्तु के एक से अधिक
या अनेक। बच्चों ध्यान रखना इस चीज पर, इस चीज को मैं बहुत अच्छे से फोकस कर रही हूँ कि एक से अधिक या अनेक, मतलब 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि बहुवचन में क्या होता है, एक से अधिक या अनेक होने का बोध हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे चाबियां, गद्दे, नदियां, दरवाजे इत्यादि। तो देखिए ये जो शब्द संख्या शब्दों के जो ये जो रूप लिखे हुए हैं, ये रूप है जैसे चाबी, चाबी का क्या हो गया, चाबियां। तो हमें पता चल रहा है चाबी क्या है, एक है, और चाबियां यानी कि एक से ज्यादा है, कितनी भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, या बहुत सारी भी हो सकती हैं। इसी तरह से है गद्दा, गद्दा का क्या हो गया, गद्दे। नदी, नदी का क्या हो गया, नदियां। नेक्स्ट है दरवाजा, दरवाजे का क्या हो गया, दरवाजे। तो संख्या शब्दों के इन सभी रूपों से हमें क्या पता चल रहा है कि एक से अधिक है, इसलिए हमने इनको क्या बोला कि ये बहुवचन है। और ये जो रूप है, इस रूप से हमें पता चल रहा है कि ये संख्या में कितनी है, एक है, तो इसीलिए ये क्या हो गया, हमारा एक वचन हो गया। लेकिन दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि एक शब्द है लड़का, लड़का का बहुवचन क्या होता है, लड़के। आप सभी लोग जानते हैं बहुत अच्छे से कि लड़का का लड़के होता है। लेकिन कभी कभी हमने ये भी तो सुना है कि लड़का का बहुवचन लड़कों होता है। मतलब अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि लड़का का लड़के भी होता है, लड़कों भी होता है, तो इसमें सही कौन सा है, हमें कैसे पता चलेगा कि लड़के सही है और कि लड़कों सही है। तो चलिए दोस्तों, ये मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ कि आज से पहले YouTube पर आपको ये सब चीजें किसी ने भी नहीं पढ़ाई होंगी जो मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ। आज मैं आपके ये डाउट्स को क्लियर करूंगी कि लड़का का सही बहुवचन क्या होता है, लड़के होगा या लड़कों होगा। तो दोस्तों लड़का का जो लड़का है या और भी कई शब्द होते हैं उनके बहुवचन, मतलब जैसे लड़का है तो लड़का का लड़के भी सही है और लड़कों भी सही है। वो कैसे, तो अभी हम उसको बताते हैं और आपके सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं कि ये दोनों ही बहुवचन कैसे सही है। और जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो हमें किस आंसर पर है ना टिक करना होगा। लड़का का जो बहुवचन हमसे पूछा जाएगा तो हमें लड़के टिक करना होगा या फिर लड़कों को टिक करना होगा। तो सबसे पहले तो एक चीज ये है बच्चों जो मैं आप लोगों को आज पढ़ाने वाली हूँ, जो आपने इससे पहले कभी भी नहीं पढ़ी, वो है ये कि जो हमारे वचन है वैसे तो 2 ही प्रकार के हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन बहुवचन भी 2 प्रकार के होते हैं। ये चीज आपको कभी इससे पहले बताई नहीं गई होगी, किसी ने पढ़ाई ही नहीं होगी कि बहुवचन भी 2 प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है सामान्य बहुवचन, या जिसको हम निर्विभक्ति बहुवचन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्विभक्ति बहुवचन। और दूसरा होता है हमारा सविभक्ति बहुवचन। तो चलिए हम पहले इनको देख लेते हैं, इनकी परिभाषा पढ़ते हैं, इनको समझते हैं एक एक करके कि निर्विभक्ति बहुवचन क्या होते हैं, सविभक्ति बहुवचन क्या होते हैं। उसके बाद ही आप लोगों को ये सारे जो डाउट्स हैं, ये जो कंफ्यूजन है वो आपका क्लियर होगा, डाउट्स भी आपके सारे दूर हो पाएंगे कि आखिर सही बहुवचन होता क्या है। चलिए अब हम बहुवचन के दोनों प्रकारों को एक एक करके समझते हैं। बहुवचन 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सामान्य बहुवचन या निर्विभक्ति बहुवचन, और नंबर 2 है हमारा सविभक्ति बहुवचन। तो अब हम पहले प्रकार को देखते हैं, सामान्य बहुवचन या निर्विभक्ति बहुवचन। निर्विभक्ति बहुवचन जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक है निर और दूसरा है विभक्ति। चलिए हम अभी देख लेते हैं इसको। निर प्लस विभक्ति। तो निर का क्या मतलब होता है, नहीं। क्या मतलब होता है निर का, मतलब नहीं। और विभक्ति का क्या मतलब होता है, यानी कि कारक। तो कारक जो हमारे कारक हमने पढ़े हुए हैं पहले भी, से, में, पर, का, की, के इत्यादि जो हमारे कारक चिन्ह होते हैं, ये वही कारकों की बात हो रही है। कारकों को डिटेल में हम आगे की क्लास में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इतना ही समझ लीजिए कि विभक्ति यानी कि कारक चिन्हों के बारे में बात हो रही है। तो ये जो भी बहुवचन होते हैं उन बहुवचनों में के आगे कारक चिन्ह नहीं आते हैं। निर्विभक्ति यानी कि उनके आगे कारक चिन्ह नहीं आते हैं। ये बहुवचन अपने आप में अकेले ही पूर्ण होते हैं। ये बिना किसी सहारे के ही मतलब ये बिना किसी सहारे के
पूरे लगते हैं। इनको किसी भी सहारे की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे पौधा एक वचन है, इसका क्या बना है? पौधे। दरवाजे का क्या बनेगा बहुवचन? दरवाजे। लड़का का क्या बनेगा? लड़के। तो ये जो भी हमने बहुवचन लिखे हुए हैं, ये सभी बहुवचन किस में आएंगे? सामान्य बहुवचन में, क्योंकि ये अपने आप में पूर्ण लग रहे हैं, इनको किसी भी सहारे की आवश्यकता नहीं है। जबकि दूसरा जो हमारा प्रकार है सविभक्ति बहुवचन। सविभक्ति चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। सा का मतलब होता है सहित। सा प्लस विभक्ति, सा का मतलब होता है सहित। यानी कि ये जो बहुवचन होते हैं, इनमें हमें हमेशा मतलब जो शब्द होगा, बहुवचन शब्द होगा, उसके आगे कोई ना कोई कारक चिन्ह जरूर आएगा। तो ये बिना कारक चिन्ह के पूर्ण नहीं होते हैं। जैसे कि पौधा का क्या बनेगा? पौधों को, पौधों से। क्या को भी आ सकता है, से भी आ सकता है, वो वाक्य के अनुरूप हमें लगाना होता है कि कौन सी विभक्ति इसमें आएगी। दरवाजा, दरवाजा में क्या आएगा बहुवचन? इसका क्या बनेगा? दरवाजों में या फिर दरवाजों पर। लड़का, लड़का का क्या बनेगा? सविभक्ति बहुवचन, लड़कों ने या फिर लड़कों से। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि ये जो भी बहुवचन बदल रहे हैं या बन रहे हैं, इनके आगे कोई ना कोई विभक्ति आई हुई है। ये अकेले पूर्ण नहीं होते, इनको सहारे की आवश्यकता होती है, इसलिए इनको हम कहते हैं सविभक्ति बहुवचन। और पहला है सामान्य बहुवचन, या इनको हम निर्विभक्ति बहुवचन भी कहते हैं। और बच्चों ये आप हमेशा याद रखिएगा कि ये जो सविभक्ति बहुवचन होते हैं, अक्सर या हमेशा ही कह सकते हो कि हमेशा ये है ना वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं, ये अकेले प्रयोग नहीं होते हैं। और जबकि ये जो सामान्य बहुवचन है, सामान्य बहुवचन हम अकेले ही प्रयोग कर सकते हैं। मीन्स जब भी हमें एग्जाम में अगर नॉर्मली कोई वर्ड दिया है, कोई शब्द दिया है आपको कि इसका बहुवचन बदलिए या इसका क्या बहुवचन होगा, अगर सिंपल शब्द दिया है कोई एक, तो हम उनको सामान्य बहुवचन के तौर पर ही बदलेंगे। जैसे कि हमें सिर्फ एक शब्द दिया है पौधा, तो पौधा का हम पौधे करेंगे, ना कि पौधों को। अगर हमें कोई वाक्य दिया हुआ है और उस वाक्य में हमने अंडरलाइन करके हमसे पूछा कि इसका बहुवचन बदलिए, और तो हमें देखना होगा कि उस शब्द के आगे कोई कारक चिन्ह लगा है कि नहीं लगा है। अगर नहीं लगा है तो हम सामान्य बहुवचन या निर्विभक्ति बहुवचन के अनुरूप उसका बहुवचन बनाएंगे, और अगर उसमें कोई बहुवचन, उसमें कोई कारक चिन्ह लगा है, तो हम उसको सविभक्ति के तौर पर ही बदलेंगे। चलिए जैसे हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। लड़का ने हमला किया। आपको इस तरीके से कोई एक वाक्य दे दिया, एग्जाम में आपको अंडरलाइन करके लड़का शब्द के नीचे अंडरलाइन किया और उन्होंने पूछा कि इसका बहुवचन बनाइए। तो हमने सबसे पहले बच्चों क्या देखा कि जो लड़का शब्द है उसके आगे क्या लगा हुआ है? ने लगा हुआ है। ने यानी कि ये एक कारक चिन्ह है। तो अब हमें इसका जो बहुवचन बनेगा वो सविभक्ति बहुवचन के अनुरूप बनेगा। तो लड़का का लड़के नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? लड़कों ने। क्या बन जाएगा? लड़कों ने हमला किया। क्या हो जाएगा इसका सही? लड़कों ने हमला किया। तो हमें ये इसी तरीके से एग्जाम में वचन का रूप बदलना होगा या वचन परिवर्तित करना होगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सामान्य बहुवचन में आएगा या फिर सविभक्ति बहुवचन में आएगा। चलिए अब हम इसके आगे देखते हैं कि वचन को हम किस प्रकार से पहचानते हैं। मीन्स कोई सा भी है संज्ञा शब्द हमें दिया हुआ है एग्जाम में, तो हम इसको कैसे पहचानते हैं कि ये ना ये एक वचन है या बहुवचन है। तो बच्चों आप लोगों ने देखा ही होगा कि वचन को या तो हम संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जो रूप दिया होता है उसके आधार पर पहचानते हैं, या फिर हम उसको क्रियापद के आधार पर पहचानते हैं। चलिए अब हम इसको डिटेल में समझ लेते हैं। वचन की पहचान। वचन की पहचान जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि दो तरह से करते हैं। नंबर एक है संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के द्वारा और दूसरा है क्रियापदों के द्वारा। तो अब हम इन दोनों को एक एक करके समझते हैं कि हम इनके द्वारा कैसे पहचान करते हैं। पहला है संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के द्वारा। तो वाक्य में कर्ता का कार्य कर रहे जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द होते हैं
उन शब्दों के द्वारा हम पहचानते हैं कि ये एक वचन है या बहुवचन है। जैसे ये लिखा हुआ है बच्चा पतंग उड़ा रहा है, तो इसमें कर्ता कौन है? कर्ता ये है बच्चा, मीन्स जो कार्य करने वाला होता है उसको हम बोलते हैं कर्ता। तो इसमें कौन सी क्रिया हो रही है कि पतंग उड़ाने की क्रिया हो रही है और उसको कौन कर रहा है? बच्चा कर रहा है। तो ये बच्चा हमारा संज्ञा शब्द भी है। तो ये बच्चा जो है, बच्चा शब्द पढ़ के हमें समझ आ रहा है कि ये एक बच्चा है। मीन्स कितनी है संख्या इसकी? एक है। तो इससे हमें पता चला कि यहाँ पर ये क्या है? एक वचन है। और जबकि यहाँ पर ये दूसरा इसी का लिखा हुआ है बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। अब इसमें ये जो बच्चे हैं, बच्चे शब्द को पढ़कर हमें ये पता चल रहा है कि ये संख्या में एक से अधिक हैं या अनेक हैं। तो यहाँ पर हमें ये रूप, संख्या का ये रूप पढ़ के हमें पता चल रहा है कि ये हमारा बहुवचन हो गया और ये हमारा एक वचन हो गया। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है मैं बांसुरी बजा रहा था। अब मैं, बांसुरी बजाना एक क्रिया है और इस क्रिया को कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, यानी कि मैं करता हूँ। अब मैं जो शब्द है, लेकिन ये जो मैं शब्द है वो क्या है? सर्वनाम शब्द है। तो अभी वही हमने अभी आपको बताया था कि संख्या या सर्वनाम शब्दों के द्वारा, इसमें ये संज्ञा शब्द हो गया, इस उदाहरण में मैं जो है वो सर्वनाम शब्द हो गया। तो दोनों के हमने एक एक एग्जाम्पल अभी बताती हूँ और उनको समझ लेते हैं। मैं जो है एक सर्वनाम शब्द है। मैं से पता चल रहा है कि मैं मीन्स मैं एक अकेला हूँ और मैं बांसुरी बजा रहा था। तो यानी कि ये क्या है? एक वचन है। अब जब इसका मैं का बहुवचन हम बनाते हैं तो मैं का बहुवचन क्या होता है? हम। यहाँ पर देखिए यही हमने यहाँ लिखा है हम बांसुरी बजा रहे थे। हम यानी कि कई सारे लोग हैं जो हम सब मिलकर क्या कर रहे थे? बांसुरी बजा रहे थे। तो अभी हमें यहाँ पता चल रहा है कि ये हमसे पता चल रहा है कि ये बहुवचन है और ये एक वचन है। तो इस तरह से हम संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के द्वारा वचन को पहचान जाते हैं कि एक वचन है या बहुवचन है। जबकि दूसरा है क्रियापदों के द्वारा। तो क्रियापद यानी कि जो भी उसमें क्रिया लगी हुई है, क्रिया वचन के अनुरूप क्रिया हमारी बदल जाती है। ये आप सभी को पता है, और जिन्हें नहीं पता है वो आज सुन लीजिए या समझ लीजिए कि वचन के अनुरूप हमारी क्रिया बदलती है। तो उसी तरह से क्रिया के द्वारा भी हम पहचान जाते हैं कि ये हमारा एक वचन है या बहुवचन है। जैसे बच्चा, इसी उदाहरण में देखते हैं, बच्चा पतंग उड़ा रहा है। अब क्रिया क्या है? पतंग उड़ाना। पतंग को उड़ाना एक क्रिया है। तो उड़ा रहा है, ये क्या हो गया? हमारा पता चल रहा है कि ये एक वचन है। क्यों? इसकी क्रिया उसी के अकॉर्डिंग बनी हुई है, उड़ा रहा है। जबकि इसका ये दूसरा एग्जाम्पल है बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। तो अब इसकी क्रिया देखिए, उड़ा रहे हैं। उड़ा रहा है मीन्स कोई एक व्यक्ति है जो पतंग को उड़ा रहा है, और यहाँ पर कई सारे हैं जो पतंग को उड़ा रहे हैं। तो इस तरह से क्रियापद को देखकर हम पहचान जाते हैं कि ये वचन कौन सा है, एक वचन है या बहुवचन है। इसी तरह से दूसरे एग्जाम्पल में देख लीजिए, मैं बांसुरी बजा रहा था। बांसुरी बजाना क्या है? एक क्रिया है। तो बजा रहा था। अब जो ये बजा रहा था है, उससे हमें पता चल रहा है कि एक है कोई व्यक्ति जो बांसुरी बजा रहा है, यानी कि ये एक वचन है। अब ये जो दूसरा है, हम बांसुरी बजा रहे थे। बजा रहे थे क्रिया से देखकर हमें पता चल रहा है कि कई सारे लोग हैं जो बांसुरी को बजा रहे हैं। तो पता चल गया हमें कि ये बहुवचन का वाक्य है और ये एक वचन का है। इस तरह से हम वचन को पहचानते हैं कि ये वचन एक है या बहुवचन है। चलिए अब हम वचन के नियमों को एक एक करके देख लेते हैं और समझ भी लेते हैं। पहला नियम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द एवं द्रव्यवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग हमेशा एक वचन में ही होता है, इनका बहुवचन नहीं बनता। मतलब यानी कि जो व्यक्तिवाचक संख्या शब्द होते हैं, मैंने जो संख्या की मेरी वीडियो थी उसमें मैंने डिटेल में आपको बताया था कि व्यक्तिवाचक संख्या क्या होती है, द्रव्यवाचक संख्या क्या होती है। जिन्होंने मेरा ये वीडियो नहीं देखा है तो वो मेरा ये वीडियो जरूर देखें, जिससे उनके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि क्या होती है, और ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में भी आएगी। चलिए अब बताते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द। जो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द होते हैं, जैसे कि राम, हिमालय, गंगा, ये सभी क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द।
और द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द ये क्या होते हैं, जैसे कि सोना, चांदी, शराब, तेल, दूध, पानी इत्यादि। तो ये हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द हैं। ये जो भी शब्द होंगे, व्यक्तिवाचक और द्रव्यवाचक, ये जो भी शब्द होंगे इनका प्रयोग हमेशा ही एक वचन में होता है, इनका बहुवचन कभी भी नहीं बनता है। आप लोगों ने कभी सुना है क्या चांदी का बहुवचन बनते हुए, चांदियाँ या चांदियों, इस तरीके से कुछ? नहीं ना। हिमालय का हिमालयों, नहीं ना, नहीं सुना है ना आपने। और इनका होता भी नहीं, ये हमेशा एक वचन ही होता है, इनका बहुवचन कभी भी नहीं बनता है। तो अभी आपके एग्जाम में अगर कभी ऐसा आता भी है तो आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखें कि इनका वचन परिवर्तन नहीं होगा, ये हमेशा एक वचन में ही रहेंगे। नेक्स्ट क्या है, प्रत्येक और हर एक। जो प्रत्येक एक शब्द होता है और हर एक शब्द होता है, हर भी होता है। जब भी आप कोई वाक्य में इन शब्दों को देखें, प्रत्येक को या हर एक को या हर को, ये शब्द अगर आपको दिखाई दे रहे हैं किसी भी वाक्य में, तो इनका प्रयोग हमेशा एक वचन में ही होता है, बहुवचन इनका नहीं बनेगा। जैसे कि देखते हैं, हर व्यक्ति इस सच को जानता है। हर व्यक्ति यानी कि बहुत सारे व्यक्ति हैं, और बहुत सारे व्यक्तियों में सभी व्यक्ति, एक एक व्यक्ति, उन सभी में सभी व्यक्ति जो है वो इस सच को जानते हैं। मतलब बहुत सारे व्यक्ति तो हैं, लेकिन इसमें शब्द क्या आ गया, हर आ गया, इसलिए यहाँ पर हमने जानता है लिखा, इसको हमने जानते हैं नहीं लिखा, और ना ही हम इसको लिखेंगे। जानते हैं अगर हम करेंगे इसको तो ये गलत हो जाएगा। हर व्यक्ति इस सच को जानता है, ये हमारा सही होगा। और जबकि अगर हम इसको बनाएं, हर व्यक्ति इस सच को जानते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा, इसका कभी भी बहुवचन नहीं बनेगा। आपको तो सिर्फ वाक्य में ये देखना है, हर आया, प्रत्येक आया, हर एक आया। अगर ये शब्द आपको कहीं भी दिखाई देते हैं तो इनकी क्रियापद एक वचन के ही अनुरूप बनेगी, इनका बहुवचन नहीं बनेगा। जैसे एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, प्रत्येक प्रतिभागी 3 मिनट में अपने विचार प्रस्तुत करेगा। मीन्स कई सारे प्रतिभागी हैं, वहां पर हर एक प्रतिभागी को क्या करना है, 3 मिनट में अपने विचार प्रस्तुत करना है। तो वही है ना, ये लिखा है कि अब 3 मिनट में अपने विचार प्रस्तुत करेगा, ना कि करेंगे। करेंगे अगर अपन करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बहुवचन बन जाएगा और इनका बहुवचन नहीं बनता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट नियम है हमारा नित्य एक वचन। कुछ हमारे जो संज्ञा शब्द होते हैं वो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए उनको हम क्या कहते हैं, नित्य एक वचन कहते हैं। मीन्स इनका कभी भी बहुवचन नहीं बनता है, मतलब कुछ भी हो जाए इनका बहुवचन नहीं बनेगा, हमेशा ही ये एक वचन में प्रयोग होते हैं। ये शब्द क्या क्या है, जनता, भीड़, सभा, हंसी, संसद, पुलिस, लोभ, बारिश, प्रेम, दया, दुख, खीर, पानी, सत्य, हवा, आग इत्यादि। ये यहाँ पर मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, चाहे तो आप भी इसे नोट कर सकते हैं। ये कुछ शब्द ऐसे हैं, ये हमेशा ही एक वचन में प्रयोग होते हैं। जब भी आप किसी वाक्य में इनको देखें या अकेले ही ये शब्द आ जाते हैं तो आप ये देख लीजिएगा, इनका बहुवचन कभी भी नहीं बनेगा। आपको उसी के अकॉर्डिंग आंसर लगाना है, गलत नहीं करना है इसको। तो ये जो शब्द हैं ये हमेशा ही एक वचन रहते हैं। जैसे अपन बोलते हैं ना, सत्य बोला, सत्य बोले बोलते हैं क्या, नहीं, सत्य बोला हमेशा ही एक वचन में प्रयोग होगी। आग बुझ गई, ये भी एक वचन में हमने प्रयोग किया। बारिश आ गई, तो ये क्या है, एक वचन, ये हमेशा ही एक वचन में प्रयोग होते हैं। इसी तरह से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा ही बहुवचन में प्रयोग होते हैं, मीन्स उनका कभी भी एक वचन नहीं बनता है, तो उनको हम क्या कहते हैं, नित्य बहुवचन शब्द कहते हैं। कुछ शब्द यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं, आप भी इसको नोट कर सकते हैं। आंसू, प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर, बाल, केस, समाचार, भाग्य, होश, नेत्र, प्रजा, दाम, अक्षत, कान, होंठ, लोग, तेवर, रोंगटे इत्यादि। ये शब्द जो हैं ये हमेशा ही बहुवचन में प्रयोग होंगे, इनका एक वचन में कभी भी प्रयोग नहीं होता है, ना ही एक वचन का बनता है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इनको याद कर लीजिएगा कुछ शब्दों को, कि कौन कौन से शब्द नित्य एक वचन में आते हैं, कौन कौन से शब्द नित्य बहुवचन में आते हैं। जैसे कि हम लोग बोलते हैं
आजकल तुम्हारा बाल बहुत टूट रहा है, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आजकल तुम्हारे बाल बहुत टूट रहे हैं। मीन्स अब पता चल रहा है ना, तुम्हारे, पहले तो इससे हमें सर्वनाम शब्द से पता चल रहा है कि तुम्हारे, और बाल टूट रहे हैं, क्रियापद से भी हमें पता चल रहा है कि ये बहुवचन में है। तो इनका प्रयोग हमेशा ही बहुवचन में होता है, इनका प्रयोग कभी भी एक वचन में नहीं होता है। चलिए हम आगे के और नियमों को देख लेते हैं। नेक्स्ट नियम है हमारा, अनेक स्वयं बहुवचन है, इसका एक वचन एक होता है। मीन्स अनेक जो हमारा शब्द है वो खुद में अपने आप में बहुवचन है, हमें इसका बहुवचन नहीं बनाना पड़ता है। कई बार होता है हम लोग गलत कर जाते हैं, अनेक का अनेकों कर जाते हैं, लेकिन ये हमारा गलत है। अनेक तो खुद में ही है ना बहुवचन है, जबकि इसका एक वचन शब्द क्या होता है? एक। एक का बहुवचन होगा अनेक, अनेक का एक वचन होगा एक। तो ये बच्चों आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं, मैंने तुम्हें अनेकों बार समझाया है, और दूसरा है मैंने तुम्हें अनेक बार समझाया है। तो इसमें आप लोग बताइए कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो मैंने पहला लिखा है, मैंने तुम्हें अनेकों बार समझाया, ये है हमारा गलत, और मैंने तुम्हें अनेक बार समझाया ये हमारा सही है, क्योंकि अनेक खुद में अपना एक बहुवचन है, इसका बहुवचन नहीं बनेगा क्योंकि ये खुद ही बहुवचन है। हमारा जो दूसरा वाला एग्जाम्पल है ये हमारा सही है। नेक्स्ट नियम है, कुछ जो हिंदी के मूल शब्द होते हैं, उन मूल शब्दों में हम क्या करते हैं, कुछ शब्दों को जोड़ देते हैं। जैसे वर्ग, जन, गण, वृंद, लोग, शब्द आदि शब्द जोड़कर, उनके आगे जोड़कर उनके बहुवचन बनाए जाते हैं। जैसे कि बालक हमारा मूल शब्द है, उसमें हमने गण को जोड़ दिया तो हमारा बन गया इसका बहुवचन बालक गण। गुरु हमारा मूल शब्द है, इसमें हमने जन शब्द जोड़ दिया है और ये हमारा बन गया, इसका बहुवचन क्या होगा? गुरु जन। इसी तरह से जाट लोग, शिशु वृंद, कर्मचारी वर्ग, लेखक गण इत्यादि। तो आपको देखना है, जब भी किसी भी मूल शब्द के आगे आपको वृंद, वर्ग, गण, जन, लोग, सब इत्यादि शब्द जुड़े हुए दिखाई दे तो ये बहुवचन ही होंगे। ये इनका एक वचन मूल शब्द होगा, इनका अलग से कोई बहुवचन और नहीं बनेगा। मीन्स बालक गणों, गुरुजनों, ऐसा कोई भी बहुवचन इनका नहीं बनेगा, ये क्योंकि ये खुद में बहुवचन है। तो चलिए नेक्स्ट नियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट नियम है हमारा, आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। मीन्स जैसे कि ये कुछ आदरणीय शब्द हैं, पापा, चाचा, ताऊ, दादा, महापुरुष या उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति। मीन्स जो अच्छे पदों पर होते हैं व्यक्ति, उन व्यक्तियों के लिए, या फिर ये सभी जो है ये होते तो एक वचन है, मीन्स संख्या में एक होते हैं, लेकिन हम उनको आदर या सम्मान दे रहे होते हैं, इसलिए हम बहुवचन की तरह से इनका प्रयोग करते हैं। जैसे पापा आ गए, हम ये नहीं बोलेंगे पापा आ गया, एक वचन है पापा तो, लेकिन हम नहीं बोलेंगे। ये हमारे क्या है, कुछ आदरणीय शब्द हैं, ये है ना आदर, इनको हम आदर या सम्मान प्रकट करना चाह रहे हैं, इसलिए हम इनको बहुवचन में प्रयोग कर रहे हैं। जैसे महापुरुष, महापुरुष यानी कि भगत सिंह फांसी चढ़ गए। मीन्स हमने इसका प्रयोग किसमें किया? बहुवचन में किया। हमने ये नहीं बोला कि भगत सिंह फांसी चढ़ गया, क्यों? भगत सिंह एक महापुरुष थे। ऐसे ही जितने भी महापुरुष हैं या उच्च पदों पर जो आसीन व्यक्ति हैं, जैसे डॉक्टर साहब आ गए, हम कभी ये नहीं बोलते कि डॉक्टर साहब आ गया, नहीं बोलते हैं। जो भी है ना उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी हैं, राष्ट्रपति जी हैं, कोई भी हो, उच्च पदों पर ही हो वो, या फिर जो भी है ना हमारे बड़े लोग हैं, हमसे बड़े लोग हैं, पुल्लिंग, लेकिन क्या पुल्लिंग में वो लोग या महापुरुष, ये जो भी हैं, इन सभी लोगों के लिए हम क्या करते हैं? बहुवचन में इनका प्रयोग करते हैं, एक वचन में नहीं करते हैं। लेकिन यदि हम अगर स्त्रीलिंग की बात करें, हमसे उम्र में बड़े तो हैं, आदर या सम्मान हम उनको भी प्रकट कर रहे हैं, लेकिन उनका बहुवचन बनेगा। जैसे माताएं, माता, सॉरी क्या है, माता, माता का क्या हो जाएगा? माताएं। चाची, चाची का क्या हो जाएगा? चाचियाँ। भाभी, भाभी का क्या हो जाएगा? भाभियाँ। ये क्या है? स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है, इसलिए इनका बहुवचन बनेगा। अगर यही पुल्लिंग होते जैसे पापा, चाचा, ताऊ, दादा, तो इनका बहुवचन ये ऐसे ही बहुवचन में प्रयोग होते हैं, इनका कोई एक वचन नहीं होता है या कोई अलग से इनका बहुवचन नहीं बनता है।
तो बच्चों ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और एक और होता है कि रिश्ते नातों में जो हमसे उम्र में छोटे होते हैं व्यक्ति, मीन्स जैसे भतीजा, भतीजियाँ, भांजा, ये सब क्या होते हैं, हमसे उम्र में छोटे होते हैं, तो इनके भी बहुवचन बनते हैं। जैसे भतीजा, भतीजा का क्या हो जाएगा, भतीजे। भांजा, भांजा का क्या हो जाएगा, भांजे। भांजियाँ, सॉरी भांजी, भांजी का क्या हो जाएगा, भांजिया। भतीजी, भतीजी का क्या हो जाएगा, भतीजियाँ। तो जो हमसे उम्र में छोटे हैं उनका बहुवचन बनेगा। और याद रखना, जो स्त्रीलिंग में है, भले ही आदरणीय है, वो हमसे उम्र में बड़े हैं, लेकिन अगर स्त्रीलिंग है तो उनका भी बहुवचन बनेगा। लेकिन जो पुल्लिंग है और महापुरुष हैं और उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति हैं, उनका बहुवचन वो ऐसे ही बहुवचन में प्रयोग होते हैं, उनका कोई अलग से बहुवचन नहीं बनता है और उनका प्रयोग एक वचन में भी नहीं होता, उनका प्रयोग हमेशा ही बहुवचन के तौर पर होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट नियम को देखते हैं। नेक्स्ट नियम है हमारा सर्वनाम शब्दों के बहुवचन रूप। कुछ सर्वनाम शब्द, जो भी सर्वनाम शब्द होते हैं उनके कुछ बहुवचन रूप ही बन जाते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता है कि उनका बहुवचन होता क्या है। जैसे यह का क्या बहुवचन बनेगा, ये। वह का बहुवचन क्या होगा, वे। मैं का क्या होगा बहुवचन, हम। तुम का बहुवचन क्या बनेगा, तुम सब। आपका क्या बनेगा, आप सब। उसे का क्या होगा बहुवचन, उन्हें। इसी तरह से इसे का क्या होगा, इन्हें। ये क्या है, इनके बहुवचन रूप हैं। तो बच्चों इनको भी आप जरूर ध्यान रखिएगा कि इनके भी बहुवचन रूप होते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि हम कब मैं का बहुवचन हम भी होता है, या हम जो है वो बहुवचन है तो किस शब्द का बहुवचन है, किस सर्वनाम का बहुवचन है, हमें नहीं पता होता है। तो बच्चों इन सारी चीज़ों को अच्छे से याद करिएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टाइम कि वो जो हम है ना पढ़ते हैं, हिंदी में हम वाक्यों को पढ़ते हैं, लेकिन हम हमेशा अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, या हमें पता ही नहीं होता है कि कब है हमारा सिंपल लिखा जाता है, कब है के ऊपर बिंदी आ जाती है, इसी तरह से कब थी लिखा जाता है, कब थी के ऊपर बिंदी आ जाती है, थी हो जाता है, कब गई होता है, कब गई हो जाता है, जाएगी का जाएंगी, ये कैसे हो जाता है, हमें समझ ही नहीं आता, हम कंफ्यूज रहते हैं कि कब है लिखना है, कब है लिखना है। तो बच्चों इसमें कुछ भी नहीं है, ये इनके बहुवचन रूप ही हैं। जब हम एक वचन में बोलते हैं तो है, और जब हम बहुवचन की बात करें तो ये हैं हो जाएगा, यानी कि है के ऊपर एक बिंदी और आ जाएगी, हैं। इसी तरह से थी क्या है, एक वचन है, और थी मीन्स बिंदी आ गई, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा बहुवचन हो जाएगा। इसी तरह से जो गई है, गई का क्या हो जाएगा, गई। जाएगी का बहुवचन क्या हो जाएगा, जाएंगी। इसी तरह से जो भी क्रियापद होते हैं, कुछ शब्द जैसे होते हैं, वो अंत कहाँ हो रहा होता है, ई से होता है। जैसे खाई, पकाई, तो जब इनका हम बहुवचन बनाएंगे तो इनमें बिंदी और लग जाएगी एक ऊपर से, खाई, पकाई, ये इनके बहुवचन रूप हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज ये आपको क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा कि कब है आएगा और कब हैं आएगा, कब थी आएगा, कब थी आएगा, कब जाएगी आएगा और कब जाएंगी आएगा। तो आज के बाद आप इन सभी चीज़ों में कोई भी गलती नहीं करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम वचन परिवर्तन करना सीखेंगे, कैसे हम एक वचन को बहुवचन में बदलते हैं या किस तरह से परिवर्तित इनको हम करते हैं। यहाँ तक तो अभी हमने इनके नियम पढ़ लिए हैं, आगे की क्लास में इनके परिवर्तन करना सीखेंगे। तो बच्चों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपके जो कुछ भी डाउट्स हो वो कमेंट करके जरूर पूछिएगा।